वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम 2018 के सोशल वर्क के क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर क्वेश्चन पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर उस क्वेश्चन पर डिटेल्ड वीडियो बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Question 1. Which of the following duties have been prescribed for the citizens of India under the Indian Constitution? To develop scientific temper, to preserve the rich heritage of India, to minimize inequalities in income, to defend the country. जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज है, इन दो टॉपिक को आप बहुत बहुत अच्छे से करके जाएंगे। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में मेंशन है और कौन से आर्टिकल में। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 51A के अंडर। क्या कहती है फंडामेंटल ड्यूटीज? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ड्यूटीज मस्ट है एंड शुड बी परफॉर्म बाय एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। First is abide by the Constitution of India, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom, to defend the country and render national services when called upon to do so. ये mentioned है क्वेश्चन में। To promote harmony and the spirit of brotherhood, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, ये भी mentioned है। To protect and improve the national environment, to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform, ये भी mentioned है। To safeguard public property and to abjure violence, ये तीन चीजें mentioned है। क्वेश्चन में देखेंगे, to develop scientific temper, to preserve the rich heritage of India, to defend the countries, but to minimize inequalities in income, ये एक fundamental duty नहीं है। इसलिए द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, शोइंग द मैनर इन विच आइटम्स आर क्लस्टर्ड अराउंड एवरेज इज। यहाँ पूछा गया है किस मैनर में शो किया जाता है कि जो आइटम्स है, जो हमने आइटम्स है उसको एवरेज के साथ क्लस्टर्ड है या नहीं, उनको शो कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लो आपके पास एक पॉपुलेशन है 10 की, 10 लोगों की पॉपुलेशन, आपने उनका वेट निकाला। वेट आया 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे करके करके इतना आया। और आपने जब इनका मीन निकाला, इसका एवरेज निकाला, इन सबका टोटल करके डिवाइड बाय 10, तो जो एवरेज आएगा उसके बाद अगर आप जो भी आइटम निकालोगे, जैसे मोड निकालोगे या फिर कुछ भी निकालोगे, तो वो आइटम्स किस एवरेज के कितने क्लस्टर्ड है, मतलब एवरेज जो भी आया उसके अराउंड कितना क्लस्टर्ड है, वो कैसे शो होगा, वो आप किसी डायग्राम से ही शो कर पाओगे। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, फोकस ऑन कलेक्टिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग ए सेट ऑफ डाटा यूजिंग ग्राफ्स एंड टेबल। आपने कलेक्ट कर लिया कि 10 लोगों का ये वेट है, उसके बाद उसको समराइज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद उसको प्रेजेंट कर लिया ग्राफ या टेबल में, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, यूजेस सैंपल डाटा टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन। अब आपने ये डाटा तो शो निकाल लिया, अब इसको रिप्रेजेंट करोगे या इनसे कुछ इन्फर करोगे। जैसे मान लो कि सब जिनका वेट था वो मोस्टली ज्यादा था, तो आपने इन्फर किया कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ओबीज। ये आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हुआ। ये आएगा इन्फ्रेंशियल, आपने कुछ इन्फर किया, वो आपके जो सैंपल से आपने पॉपुलेशन के लिए कुछ इन्फर किया आपने, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इसलिए द करेक्ट आंसर इज डिस्क्रिप्टिव, यूजेस सैंपल डाटा टू ड्रॉ कंक्लूजन। कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं उससे। Question 3. Which of the following is correct about layoff? Layoff is a temporary discharge of workmen. Layoff is an abolition of a contract of services. Layoff is temporary suspension of service contract. Layoff is the termination of employ.
पहले जानते हैं कि ले ऑफ की डेफिनेशन क्या है। करेक्ट आंसर इसका ले ऑफ इज टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ वर्कमैन है। ठीक है, ले ऑफ की डेफिनेशन क्या है? Layoff is a period of time in which people do not work or take part in the normal activities of the company. It is temporary suspension of an employee or more commonly a group of employees for business reasons such as personnel management और डाउनसाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिचुएशन आई है जब उनको कम लोगों की जरूरत है, मान लो जैसे यहाँ पे 50,000 लोग थे, एक एबीसी कंपनी में 50,000 लोग थे, बट किसी एक इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से उनको अब इतने लोगों की नीड नहीं है, उनको ये जो लोग हैं इनको कम करना है, तो उसको बोलते हैं ले ऑफ। वो कुछ लोगों को निकाल देंगे। जैसे मान लो उनको 40,000 लोगों की जरूरत है, तो वो 40,000 को रखेंगे और 10,000 लोगों को निकाल देंगे, उनको बोलते हैं ले ऑफ। ये टर्मिनेशन से अलग है। टर्मिनेशन का मतलब अलग है, वो आगे बताऊंगी क्या है। ले ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से बिजनेस में अगर एम्प्लॉयज की इतनी नीड नहीं है तो वो कंपनी उन लोगों को ले ऑफ कर देते हैं। लेड ऑफ वर्कर्स आर वर्कर्स हु हैव लॉस्ट और लेफ्ट देयर जॉब्स बिकॉज देयर एम्प्लॉयर हैज क्लोज्ड, या तो क्लोज हो गई है कोई बिजनेस, और मूव देयर वाज इनसफिशिएंट वर्क फॉर देम, इनसफिशिएंट वर्क है फॉर देम टू डू, और देयर पोजीशन और शिफ्ट वाज अबॉलिश्ड। ठीक है, तो 50,000 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 40,000 की जरूरत है, उनके लिए काम ही नहीं है 10,000 लोगों के लिए कंपनी, जो कंपनी है उस टाइम पे, तो उनको वो ले ऑफ कर देते हैं। यही अगर हम टर्मिनेशन की बात करें, टर्मिनेशन और ले ऑफ में क्या डिफरेंस है? बोथ सिग्निफाई द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट द ये जो टर्मिनेशन है इसका एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे ज्यादा इफेक्ट, मतलब ये इसके बेसिस पे ज्यादा होता है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा, वो बहुत छुट्टियां ले रहा है, तो उसको टर्मिनेट किया जाता है वहां से। ऐसा ले ऑफ में नहीं होता, ये बिजनेस सिचुएशन या इकोनॉमिक सिचुएशंस के बेसिस पे होता है कि अगर सिचुएशन ऐसी है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि इतने लोगों की जरूरत नहीं है तो उनको निकाल दो, तो वो ले ऑफ होता है। टर्मिनेशन और ले ऑफ में आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा। When an employee is terminated from their position at a company, it might be due to performance issue such as low productivity, theft of a company's time or resources, or without cause in at will employment states. Being laid off is when an employee's position is no longer needed within a company, which can happen during a company's downsizing or outsourcing a business, merger or acquisition, or even a company's relocation. आई होप आपको ये समझ आ गया हो टर्मिनेशन और ले ऑफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपके लिए मैंने स्पेशल ये डिफरेंस डाल दिया था इसमें। करेक्ट आंसर इज टेम्परेरी डिस्चार्ज ऑफ वर्कमैन। क्वेश्चन 4 की तरफ जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री टू विच प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अटेन्ड इज प्रोग्राम प्लानिंग, प्रोग्राम एफर्ट, प्रोग्राम इफेक्टिवनेस और प्रोग्राम एफिशिएंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे कि प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अटेन्ड डिटरमाइन कैसे करोगे? तो ये प्लानिंग में तो डिटरमाइन नहीं करोगे और एफर्ट में भी डिटरमाइन नहीं करोगे। इन दो क्वेश्चन को अगर देखें तो इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन, ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रोग्राम इफेक्टिवनेस क्या है और प्रोग्राम एफिशिएंसी क्या है। आज मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी कि ये दो, इन दोनों का मीनिंग क्या है। करेक्ट आंसर इसका इफेक्टिवनेस है, प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। पहले अब देखते हैं प्रोग्राम इफेक्टिवनेस और प्रोग्राम एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। प्रोग्राम इफेक्टिवनेस इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ प्रोग्राम अचीव्स इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रोग्राम इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि कोई प्रोग्राम आपने किया है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव और गोल आपने सेट किया था वो कितना आप अचीव कर पाए हैं। वही अगर हम प्रोग्राम एफिशिएंसी की बात करें, is how well a program uses its resources to produce a product or services, कि क्या क्या resources आप यूज करते हैं एक प्रोग्राम को करने के लिए। मान लो किसी प्रोग्राम को करना है आपको, उस प्रोग्राम को करने के लिए आप क्या क्या रिसोर्सेस करते हैं, और उसकी अगर आप कॉस्ट निकालें तो वो दूसरे प्रोग्राम के मुकाबले कम होनी चाहिए। It is defined as the cost
per product or service related to some other program or related to an ideal. It can be measured by comparing the two products. जैसे प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है, या प्रोडक्ट कोई प्रोग्राम है प्रोग्राम ए या प्रोग्राम बी, अगर इन दोनों की एफिशिएंसी आपको मेजर करनी है तो कैसे मेजर करोगे? इफेक्टिवनेस तो मेजर ऐसे होगी कि इस प्रोग्राम ए का गोल और ऑब्जेक्टिव सेट ये था, तो इसने ये गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, तो वो प्रोग्राम इफेक्टिव है। अब एफिशिएंट कब होगा? जैसे मान लो ये रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज जब आप यूज करोगे तो आपको उसकी कॉस्ट लगती है, तो कॉस्ट जब मिनिमम आएगी वो प्रोग्राम एफिशिएंट होगा। अगर मान लो ए प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो कम आई, मान लो 30 रुपए आई, और वही अगर बी प्रोग्राम की देखें तो 50 रुपए आई, तो ये जो प्रोग्राम है ये इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, सॉरी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। एफिशिएंसी जो है वो रिसोर्सेज की कॉस्ट पे निर्भर करती है, और इफेक्टिवनेस क्या है? गोल्स और ऑब्जेक्टिव पे निर्भर करती है। सो द करेक्ट आंसर इज इफेक्टिवनेस। ऑब्जेक्टिव्स अटेन हुए हैं नहीं हुए, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? प्रोग्राम इफेक्टिवनेस से। Next question. Which one of the following is the characteristics of institution? No definite objective, collective and group activities, instability, no symbol. अब इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। इंस्टेबिलिटी इंस्टीट्यूशन ये गलत है, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। नो सिंबल ये भी गलत है, और नो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव ये भी कोई मतलब नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्टेबिलिटी होती है, और एक सिंबल भी होता है एक। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज कलेक्टिव एंड ग्रुप एक्टिविटी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस आर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इंडिविजुअल्स, इट रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ पीपल इन सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स अपॉन द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ पीपल। ठीक है, ये था ना कलेक्टिव एंड ग्रुप एक्टिविटीज ऑफ पीपल। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज गॉट अ सिंबल, सिंबल होता है इसमें, मटेरियल और नॉन मटेरियल। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज सम रूल्स व्हिच मस्ट बी कंपल्सरीली obeyed by individuals, like religion, law, legislation control the behavior of people. The institution has definite procedures which are formed on basis of customs and dogmas. एक definite procedure होता है वहां पर, rules होते हैं, they prescribe the way of doing things. Marriage as an institution governs the relation between husband and wife. ठीक है, institutions are more stable than other means of social control. They do not undergo rapid changes. Many institutions are rigid. So institutions are relatively permanent. यहाँ पे instability दिया है ना, इसीलिए ये गलत है। They are relatively permanent. Institutions are formed to satisfy the primary needs of men. They have one or more clear-cut aim and objectives होते हैं। Institutions are abstract, they are not external, visible or tangible things. Institutions are universal. They exist in all societies and existed at all the stages of social development. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है वो भी समझ आ गए हो। इन सबको याद रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।